नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के चुनावी व्यवस्था में एक बहुत बड़े बदलाव की, जिसका जिक्र आजकल हर तरफ है। एक राष्ट्र एक चुनाव। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे लोकतंत्र को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60,000 करोड़ रुपए। ये 2019 के आम चुनावों का अनुमानित खर्च था। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है और ये दिखाता है कि हमारे चुनाव कितने ज्यादा महंगे हो चुके हैं। ये पैसा सरकार और राजनीतिक पार्टियां दोनों का मिलाकर है। और ये देखिए, भारत में हर साल औसतन 6 से 7 राज्यों में चुनाव होते ही रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि देश लगभग हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है। एक चुनाव खत्म नहीं होता कि दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये जो लगातार चुनाव का सिलसिला चलता रहता है, इसे तोड़ने का कोई तरीका है? और बस इसी सवाल के जवाब में एक राष्ट्र एक चुनाव का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो ये एक राष्ट्र एक चुनाव आखिर है क्या? देखिए, इसका मूल विचार बहुत सीधा है। लोकसभा के चुनाव और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक ही साथ करा दिए जाएं, बस ताकि ये बार बार होने वाले चुनावों का चक्र टूट सके। और इस प्रस्ताव के पीछे की सोच ये है कि हम एक इलेक्शन सेंट्रिक डेमोक्रेसी से गवर्नेंस सेंट्रिक डेमोक्रेसी बने। सोचिए, सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, पर बीच में ही 4 राज्यों में चुनाव आ गए। बस लग गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सारा काम ठप। मकसद ये है कि सरकारें पूरे 5 साल सिर्फ और सिर्फ शासन पर फोकस कर सकें। ठीक है, आइडिया तो समझ आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता भी है? क्या संसद के पास ये अधिकार है कि वो सरकारों का कार्यकाल बदल सके? हमारे संविधान में आर्टिकल 83(2) लोकसभा के लिए और 172(1) राज्य विधानसभाओं के लिए 5 साल का टर्म तय करता है। लेकिन इसमें एक लेकिन है। ये भी कहता है कि इन्हें समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। मतलब ये 5 साल का कार्यकाल पत्थर की लकीर नहीं है। और ये स्लाइड तो और भी दिलचस्प है। इतिहास गवाह है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। 1976 में इमरजेंसी के दौरान कार्यकाल को बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था और फिर 1978 में इसे वापस 5 साल कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जो बताती है कि संवैधानिक रूप से ऐसा करना मुमकिन है। और यहाँ लॉ कमीशन की बात बहुत अहम हो जाती है। उनका तर्क है कि ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक बदलाव है, यानी सिर्फ चुनावी टाइम टेबल बदलने जैसा है। इससे राज्यों के अधिकार कम नहीं होते या देश का फेडरल स्ट्रक्चर नहीं बदलता, और इसीलिए इसे लागू करने के लिए आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, मान लिया कि ये संवैधानिक तौर पर मुमकिन है, पर इसे असल में जमीन पर लागू कैसे करेंगे? इसके लिए मोटे तौर पर 3 मॉडल सुझाए गए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो ये हैं वो 3 रास्ते। पहला, सबसे सीधा, सभी चुनाव एक साथ, मान लीजिए 2029 में। दूसरा, देश को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, आधे राज्यों में एक बार और बाकी आधे राज्यों में 2.5 साल बाद चुनाव हों। और तीसरा, धीरे धीरे अगले 10-15 सालों में सबको एक साथ लाया जाए। पहले मॉडल में एक बहुत ही खास बात है जो जर्मनी से ली गई है, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप सरकार को गिरा तो सकते हैं, पर तभी जब आप ये साबित करें कि आपके पास अगली सरकार बनाने के लिए नेता और नंबर दोनों तैयार हैं। इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता का खतरा कम हो जाएगा। अब आते हैं इस मुद्दे के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जैसा कि किसी भी बड़े बदलाव के साथ होता है, इस पर भी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। इसके पक्ष में भी दमदार तर्क हैं और विपक्ष में भी। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि इससे हजारों करोड़ रुपए बचेंगे, सरकारें बिना रुकावट काम कर पाएंगी और हमारी प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बल दूसरे जरूरी कामों पर ध्यान दे पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनकी चिंता ये है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दों के शोर में क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे, सारी ताकत केंद्र के पास आ जाएगी और सरकार की जवाबदेही भी कम हो सकती है। जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका सारा जोर गवर्नेंस पर है। उनका कहना है, एक बार वोटिंग हो गई तो अगले 5 साल सिर्फ काम, सिर्फ गवर्नेंस। बार बार चुनावों से जो स्कूलों में पढ़ाई रुकती है, सरकारी दफ्तरों में काम ठप होता है, वो सब बंद हो जाएगा। लेकिन ये आइडिया जितना सुनने में अच्छा लगता है ना, इसे जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल है।
इसके रास्ते में कई बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल और राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है संसाधनों की। जरा इस आंकड़े को देखिए। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए हमें करीब 30 लाख ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जरूरत पड़ेगी, और हमारे पास है सिर्फ 11 लाख के करीब। ये गैप बहुत बड़ा है। और मुश्किलें सिर्फ ईवीएम तक ही सीमित नहीं हैं। कई और बड़े सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बाकी है। जैसे, अगर बीच में कोई राज्य सरकार गिर गई तो क्या होगा? क्या सभी राजनीतिक दल इस पर एकमत होंगे? और इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिए लाखों अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी कहाँ से आएंगे? ये सब बहुत मुश्किल सवाल हैं। हालांकि ये आइडिया पूरी तरह से नया नहीं है। दुनिया के कई लोकतंत्रों में इसके कुछ हिस्से पहले से ही मौजूद हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक साथ होते हैं। स्वीडन में फिक्स्ड टर्म इलेक्शन सिस्टम है, और जर्मनी का कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हम देख ही चुके हैं। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ चुनावी कैलेंडर बदलने का नहीं है। ये इस बात का सवाल है कि हम एक लोकतंत्र के तौर पर कैसे काम करना चाहते हैं। असली सवाल ये है, क्या भारत चुनाव केंद्रित व्यवस्था से हटकर एक शासन केंद्रित व्यवस्था की ओर बढ़ने के इस बहुत बड़े कदम के लिए तैयार है? ये वो सवाल है जिस पर पूरे देश को गहराई से सोचना होगा।